बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन रेवेन्यू लॉ के मुतालिक है और उसकी हम इंट्रोडक्शन पे भी बात करेंगे और फर्दर हम कुछ अपना सेशन भी कवर करेंगे। और ये जो हमारा एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है और ये एप्लीकेबल है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड मल्टीपल अदर पर्पसेस वी शैल मेंशन लेटर ऑन। और इसमें हमने फर्दर आज के इस सेशन में सेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 तक बाकी भी कवर करेंगे। सो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जब के नाम से ही शो हो रहा है कि वो रेवेन्यूज़, वो आमदन जो ज़मीन से हासिल की जाती है, लेकिन हम चूँकि स्पेसिफ़िकली पंजाब के लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एरिया लिमिटेड टू दी पंजाब के एरिया जो कि आइडेंटिफाइड हैं, रेगुलराइज्ड हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो अगर हम इसका ओवरऑल लैंड एक्ट की बात करते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट की, तो इसके और भी कुछ पर्पज़ हैं जो हम इसके नाम्स के अलावा भी हमें समझना होगा। सबसे पहले तो जो लैंड के रेवेन्यू कलेक्शन है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड ही ज़्यादा फोकस रहती है और फिर जो जहाँ के आबादी के टाउन के या विलेज डिक्लेयर हो जाते हैं उनको उनमें से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके मुतालिक भी सारे बात समझाई जाती है कि वो किस तरीक़ेकार क्या होगा। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एक तो रेवेन्यू कलेक्शन की जो तरीक़ेकार होगा, गवर्नमेंट ने जो तरीका अपनाया हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा उस लैंड का रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो उसका ऑनर है, वो एग्रीकल्चर है, वो बंजर है, वो रेतली है, वो उसका जो इरिगेशन के लिए यूज़ होती है नहीं है, बारानी है, या फिर उसको जो दरिया है या नहर है उसका पानी इस्तेमाल होता है। तो ये सारा उसका रिकॉर्ड करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना ऑनरशिप के अलावा साथ साथ में। इसके अलावा लैंड की इसी को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर की है या आबादी वाली है, ताकि एक एरिया अगर काउंट किया जाए इस एरिया से इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उस रेवेन्यू कलेक्शन में आप डिडक्शन करेंगे जो आबादी वाले इलाके हैं। सो क्लासिफाई करना कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है तो किस लेवल की होती है, उस पर कौन सा रेट लगेगा टैक्स का, ये भी इसका पर्पज़ होता है। इसको हम कहते हैं लैंड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है कि कितना इस एरिया का ड्यू था एक फिनेंशियल ईयर में या एक जो टैक्स ईयर आप कह सकते हैं, तो उस साल में कितना इसका रेवेन्यू बनता था, कितना पे हो चुका है, कितना आउटस्टैंडिंग है और जिसने पे नहीं किया वो कौन से हैं, तो इसकी सेटलमेंट भी रखना। और इसके अलावा जो लैंड है वो ट्रांसफ़र होती है, एक सेल कर देता है, दूसरा बाय कर देता है, तो इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना। इसके अलावा जो ऑनर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो उसके पास लैंड रहे, कोई उस पर कब्ज़ा ना कर ले, कब्ज़ा माफिया से उसके जो है वो प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट तो सच एज़ वो क्लेम तो खुद ही करेगा, सच एज़ गवर्नमेंट इतना रजिस्ट नहीं करती कि कोई कब्ज़ा कर ले, तो फिर वो अदालती मामलात होते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड बोलता है कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कहती है, किसने ख़रीदा, कब ख़रीदा, किस टर्म्स पे ख़रीदा, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा इस एक्ट का जो सर्वे मेजरमेंट है, वक्तन फ़वक्तन एक एरिया की कैलकुलेशन होती रहती है। जो आबादी वाले इलाके बढ़ जाते हैं तो वो डिडक्ट किया जाता है, तो सर्वे मेजरमेंट भी इसका तरीक़ाकार बताया गया है इसी एक्ट में। इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ झगड़े हो जाते हैं ज़मीन के, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो कैसे होना चाहिए ये भी गाइड किया गया है। इसके बाद जो फर्दर आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बेहतर तरीके से ज़मीन को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी जगह पे कौन सी फसल बेहतर हो सकती है, तो उसके बारे में भी गाइड किया गया है। लैंड यूज़ प्लानिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि जितनी एग्रीकल्चर अच्छी होगी उतनी रेवेन्यू गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट की सेल्फ रिलायंस भी बल्कि कंट्री की अपनी डोमेस्टिक नीड्स पर बढ़ती है और पूरी भी होती है। और ये तरीक़ाकार जो होता है वो गवर्नमेंट भी अपने एंड पे प्लान करती है
इसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें भी बात होगी। इसके अलावा जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट होते हैं इन एग्रीकल्चर लैंड से या बाकी जितनी लैंड है, तो उस रेवेन्यू का डिपॉजिट करने का तरीक़ाकार क्या होगा गवर्नमेंट के ख़जाने में, और वो जितना फ़ंड जमा होगा गवर्नमेंट के पास उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट उन्हीं एरियाज़ पे होगा। वहाँ पे कोई पुल है, कोई सड़क है, कोई स्कूल है, तो वहाँ के इस्तेमाल के लिए होगा। ये भी इसमें गाइड किया गया है। सो ये हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो आज का सेशन सेक्शन 1, 2, 3, और आपने ध्यान से इन चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि लेक्चर के बाद आप लोगों की जो है वो असेसमेंट क्विज़ भी होगी। आज के सेशन में हमने कोई ज़्यादा उसमें, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपका माइंड बनेगा, चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। बहुत मुश्किल चीज़ें हमने इसमें नहीं डाली, और क्विज़ भी हमने छोटी रखी है। 5 क्वेश्चन होंगे आपके इस क्विज़ में। सो लेट अस मूव टुवर्ड द प्रॉपर स्टडीइंग ऑफ दिस एक्ट। ये प्रीएम्बल है, देखें, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसी तरह से पाकिस्तान के आइन को समझने के लिए कि ये आइन किसके साथ डील करता है, उसका पर्पज़ क्या है, उसकी भी प्रीएम्बल है, यानी कि उसका पर्पज़ जो अभी मैंने आपको सारे एरियाज़ बताए हैं। तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ में भी यहाँ पे मेंशन है कि इसका प्रीएम्बल क्या है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। इसको देखते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडेंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू the making and maintenance of record rights, the assessment and collection, ये सारे इसके एरियाज़ हैं कि कंसोलिडेट किया गया है सारे लॉज को एक एक्ट के ज़रिए से। पंजाब की जितनी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, यानी कि जिसका उस ज़मीन पर राइट है, जिसका हक है। द असेसमेंट, उस ज़मीन की असेसमेंट करना। एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ताकि उस लैंड से जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू टैक्स की शक्ल में कलेक्ट करेगी। द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसमें ये भी बात की गई होगी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और उनके काम क्या होंगे। एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भी डील करेंगे ये जो हमारा कानून है। इन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन भी बता गई कि ये हम पंजाब तक बात करेंगे। और इंसिडेंटल देयर टू, या फिर उसके साथ कोई मुल्हिका इलाका है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, तो वहाँ पे भी ये अप्लाई होगा। तो ये तो होगी हमारी एक एरिया कि हमने इस एक्ट में क्या चीज़ें कवर करनी है। अब आ जाता है सेक्शन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका शॉर्ट टाइटल होगा, ये कहाँ तक अप्लाई होगा और इसका आगाज़ कब से होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1, ऊपर आपने ये जो हमारी तरतीब चलेगी स्टडी की, ऊपर टॉप पे चैप्टर नंबर होगा और उसका जो पर्पज़ है। यहाँ पे सब हेडिंग में हमारा जो सेक्शन चल रहा होगा उस पे हम बात करेंगे, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन होगी सब सेक्शंस के हवाले से। तो ये जो मेन सेक्शन होता है उसको सेक्शन कहेंगे, और ये जो ब्रैकेट्स में होता है, ये जिस तरह से अभी हमारा ये सेक्शन 1 है, इसका सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। तो जितनी बातें उस एक सेक्शन में करनी होती हैं तो वो तरतीब से की गई होती हैं। तो इसी तरीके से सारे सेक्शंस की तरतीब चलेगी। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इसका टाइटल आपने याद रखना है कि इस एक्ट का टाइटल है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और पंजाब भी आपने साथ ऐड करना, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जब आप पंजाब के हवाले से बात करें। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल, यानी कि बाकी जो इसके इलाके ट्राइबल हैं उनको छोड़ के जो पंजाब का इलाका है या पंजाब का सूबा है उस पर इसकी एप्लीकेशन होगी, जो हम एक्ट 1967 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 लेके चल रहे हैं। सब सेक्शन 3, इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ, यानी कि ये या इसकी और भी कोई प्रोविजन शैल कम इन टू ऑपरेशन इन सच एरिया और एरियाज एंड ऑन सच डेट और डेट्स एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट इन दिस बिहाफ, कि अगर गवर्नमेंट जब चाहेगी तो इट और एनी
स्पेसिफिक प्रोविज़न, ये जितनी प्रोविज़न अभी हम कवर कर रहे हैं इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट ऐड करना चाहती प्रोविज़न या कोई डेट जो बताई गई है इस डेट के अलावा कोई और डेट बताना चाहती है तो वो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ऐसा कर सकती है। यानी कि एक तो हमने ये एक्ट की एप्लीकेशन है, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके कोई और प्रोविज़न डाल के वो किसी डेट से अप्लाई करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके पास ये अख्तियार है, ये बात कही गई। सब सेक्शन हमारा यहाँ पे सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। पावर टू एक्सेप्ट होता है मा सिवाय, छोड़ के, किसी को उसके सिवा। पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू, यहाँ पे ये बात की गई है कि पंजाब की तो एज आ होल हमने बात कर ली। लेट्स सपोज कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे कोई दरिया का पानी था, उसका पहले रुख कोई और था, अब उसने रुख और मोड़ लिया और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का एरिया था उसने सारा अपने पानी में कब्ज़ा कर लिया दरिया ने। दरिया रास्ते बदलता रहता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी अब बहुत सारी वजूहत हैं कुदरती भी, और इसमें जो इंसानी अमल दखल भी बात आ जाता है, तो जिससे दरिया का रुख बदलता रहता है। कभी वो ज़मीन को छोड़ देता है जिस रास्ते पे वो पिछले साल चल रहा था, और कभी वो रास्ते को एक्सपेंड कर लेता है। तो ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती रहती हैं। एग्रीकल्चर से जो मुंसलिक लोग हैं उनको इससे बेहतर आइडिया होगा कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड देयर टू, अगर कोई ऐसा एरिया जो पंजाब का पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, लेकिन कोई वजह ऐसी आ जाती है जिसके बाद इसका जो वहाँ पे इतलाक़ है उसको मनसूख करना पड़ता है, तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है। और उसके लिए बताया गया होगा या कोई रूल या कोई फिर ऑर्डर पास होगा, और उस ऑर्डर की एप्लीकेशन तब तक रहेगी जब तक उसको फिर मनसूख नहीं कर दिया जाता। सो सब सेक्शन 1 की तरफ जाते हैं और सब सेक्शन 2 भी इसका है। शुड द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी एरिया इन विच दिस एक्ट और एनी स्पेसिफिक प्रोविजन देयर ऑफ, कि ये पूरा एक्ट या इसकी कोई ख़ास प्रोविज़न has been brought into force be such that in the opinion of government that provision or any other provision of this act is unsuited thereto, कि इस एक्ट की या कोई और प्रोविज़न इसी एक्ट की जो अभी तक नहीं आई या बाद में आ सकती है या मौजूद है, पूरा एक्ट भी और या इसकी कोई ख़ास प्रोविज़न भी, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। तो वो अगर कोई एरिया अनसूट करता है तो उसके ऊपर एक्सेप्शन दे सकता है। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सेप्ट दैट एरिया, उस एरिया को मासवाई कर सकता है कि इसको ऊपर ये एक्ट लागू नहीं है। फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजन एंड देयर अपॉन दोज प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सच एरिया अनटिल द नोटिफिकेशन इज रिसाइंडेड, कि ऐसा नोटिफिकेशन जो इशू हो जाए जब तक उसको रिसाइन नहीं कर देते, उसको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक वो एरिया एक्सेप्शन में ही रहेगा। यहाँ पे सब सेक्शन 2 हमारा है। वाइल सच एक्सेप्शन एज ऑफर सेड रिमेन इन फोर्स, जब तक ये सेक्शन या फिर ऐसे कोई ऑर्डर एक्सेप्शन के लिए आता है वो रिमेन रहता है, फोर्स रहता है, अप्लाई रहता है। गवर्नमेंट मे फ्रेम रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैटर सो एक्सेप्टेड, कि ऐसा इलाका जिसको एक्सेप्ट किया गया है उसके लिए फर्दर कोई रेगुलेशन भी बनाया जा सकता है कि इस एरिया के लिए स्पेसिफिक ये रेगुलेशन अप्लाई होगा। सो फार एज मे बी द रूल्स शैल बी कंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो फिर ये जो ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे वो इस एक्ट के साथ कंसिस्टेंट हो। एंड शैल स्पेसिफाई द पीरियड फॉर विच सच एक्सेप्शन शैल रिमेन इन फोर्स, और इस ऐसी जो एक्सेप्शन दी गई होगी उसमें स्पेसिफिकली बताया गया होगा कि ये एरिया जो एक्सेप्शन में गया है जिसके ऊपर ये रूल या एक्ट लागू नहीं हो रहा, ये कब तक होगा। या फिर अगर बताया नहीं जाता कि 2 साल 5 साल, तो फिर जब तक उसको रिसाइन नहीं किया जाता, उस ऑर्डर को मनसूख नहीं किया जाता, तब तक वो चलता जाएगा। अब आ जाता है हमारा सब सेक्शन नंबर 3, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, कि कुछ ज़मीन को हम एक्सक्लूड जब करते हैं कि ये पूरा एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता, तो जैसा कि मैंने आपको वजूह बताई कि कई सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन दी जाती है। एक्सेप्ट सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द रिकॉर्ड रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज के सेस। विलेज सेस का मतलब है कि उस गांव से जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वे, कि जब हम सर्वे कर रहे हैं कि इस एरिया में कितना एरिया आता है, तो उस एरिया को अगर निकाल रहे हैं। नथिंग इन दिस एक्ट अप्लाइज टू लैंड, कि
ऐसे एरिया पे ये कोई भी इस एक्ट की जो एक्ट अप्लाई नहीं होगा। विच इज़ ऑक्यूपाइड एट द साइट ऑफ ए टाउन और विलेज, जिसको टाउन या विलेज डिक्लेयर किया गया है उससे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आबादी हो चुकी है, वहाँ पे अब कोई फसल वगैरह नहीं होगी। एंड इज़ नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, और फिर ऐसा एरिया जहाँ पे आबादी हो जाए, लैंड हो जाए, सॉरी विलेज हो जाए, टाउन आ जाए, जब वो सिटी बन जाए, तो ऐसे एरिया को आप लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट में नहीं लेके आते। सबसेक्शन 2 कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर एक्टिंग अंडर द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई ऑर्डर दिए थे उसके मुताबिक कलेक्टर जो वो एक्ट कर रहा है, टू डिटरमिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट व्हाट लैंड्स आर इंक्लूडेड विद इन द साइट ऑफ ए टाउन और विलेज। फिर कलेक्टर के पास ये पावर होती है कि जो ऐसी एक्सेप्शन दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, उसको ये खुद डिटरमिन करे कि ये विलेज या टाउन में एरिया आता है या नहीं, इससे रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है या नहीं, एंड टू फिक्स एंड फ्राम टाइम टू टाइम टू वेरी द लिमिट्स ऑफ द सेम। कि पहले फ़र्ज़ किया 10 एकड़ में था एक गांव, अब वो 12 एकड़ में हो गया, 14 में हो गया, 16 में हो गया, या सैलाब आया वो गांव उजड़ गया, अब वो फसलें वहाँ पे उगती हैं तो उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है। ये सिचुएशन होती है फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया होता है। रिगार्ड बीइंग हेड टू ऑल द सबसिस्टिंग राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स, जो लैंड ऑनर्स हैं उनके राइट्स को भी मुतासर नहीं करना, क्या वो उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तभी वो पे करेगा, अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा तो आप उसको ऊपर जो है वो बर्डन नहीं डालेंगे। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 4 हमारा डेफिनेशंस के मुतालिक। ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके समझ में नहीं है उनको आप डेफिनेशन के हवाले से, ये आपको हेल्प करता है पूरे एक्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सो इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कि जब तक कोई चीज़ इस एक्ट के साथ तजाद में नहीं आती उसके मानी यही रहेंगे जो हम कवर करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, जो फसल का एक पीरियड जिसमें आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, नॉर्मली ये फिनेंशियल ईयर होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि बेस्ड ऑन क्रॉप, कि एक ही क्रॉप होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड चेंज करना चाहे गवर्नमेंट तो वो कर सकती है। तो एग्रीकल्चर ईयर क्या इससे मुराद है, मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। ये कब से शुरू होता है, जुलाई भी हमारा फर्स्ट फिनेंशियल ईयर तभी शुरू होता है जुलाई से लेके जून के एंड तक, तो ये भी इसी से है। और ऑन सच अदर डेट एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगा, मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए जुलाई से जून के जो एग्रीकल्चर ईयर है इसमें तब्दीली हो सकती है। सब सेक्शन 2 एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स का मतलब क्या होता है, जो वो उधार होता है, यानी कि जो ज़मींदार ने, जो लैंड ऑनर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया था और उस पर कुछ उसने पे करना था गवर्नमेंट को, अभी पे नहीं किया और रिमेनिंग उसकी लाइबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मीन्स लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू या पेएबल। जब फ़र्ज़ किया जो दिसंबर 23 है, तो दिसंबर 23 तक जो पे कर देना चाहिए था, या जून 24 की बात कर लेते हैं, तब तक पे कर देना चाहिए, लेकिन अभी अगस्त 24 आ गया लेट्स सपोज, तो वो पे नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एरियर्स हैं लैंड रेवेन्यू के। हाँ, सब सेक्शन 3 असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल से मुराद ये है कि एक, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक आपका एक स्पेसिफिक एरिया है, एक जैसी क्रॉप्स, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं लेकिन क्रॉप्स एक जैसी यहाँ पे लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, एक जैसी ज़मीन की नेचर है, तो उसको आप असेसमेंट सर्कल दे सकते हैं ताकि रेवेन्यू कलेक्शन का रेट स्पेसिफाई करके उस पर सेम एक ही जगह पे वो अप्लाई किया जाए। तो असेसमेंट सर्कल डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी एरिया को जहाँ पे एक जैसी फसलें या ज़मीन की नेचर एक जैसी हो। मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खुद तो ओपिनियन नहीं होती, उसका ज़ाहिर बात है नीचे जो वर्किंग कर रहा होता है एक पूरा डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से ये टू बी रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो फिर ऐसा एक ऑर्डर होगा और राइटिंग में वो दिया जाएगा। आर सफिशेंटली होमोजीनियस टू एडमिट ऑफ द कॉमन सेट ऑफ रेट्स बीइंग यूज्ड एज अ जनरल गाइड
इन कैलकुलेटिंग द लैंड रेवेन्यू, ताकि लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए आप एक रेट स्पेसिफाई कर सकें और ऐसा जो एरिया है वो सफिशेंटली होमोजीनियस है, बिल्कुल सेम टू सेम 100% ना भी हो तो काफ़ी हद तक वो होमोजीनियस एरिया है, उसको आप एक ही रेट अप्लाई कर देते हैं टू बी असेस्ड अपॉन दैम, जो उनके ऊपर असेसमेंट होती है। सो हमारा सेशन आज का यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं और आगे हम अभी असेसमेंट क्विज़ करेंगे। लेट्स मूव कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर पे की है और कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ द एक्ट अप्लाई टू? ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? ऑप्शन है हमारे पास द इंटायर कंट्री, ऑप्शन बी द होल ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन सी ओनली अर्बन एरियाज, ऑप्शन डी ओनली एग्रीकल्चर लैंड्स। राइट ऑप्शन इज द होल ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज से मुराद यहाँ पे पंजाब के ट्राइबल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कैन एन एरिया बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? कब किसी एरिया को एक्सेप्शन दी जा सकती है? व्हेन द गवर्नर अलाउज इट, ऑप्शन बी व्हेन द एरिया इज अनसूटेड फॉर द एक्ट्स प्रोविजंस, ऑप्शन सी when the land owners demand it, option D when the act is amended. So right option is when the area is unsuited for the act's provisions. Question number 4, what is the collector's role in determining the limits of a town or village under the act? Option है हमारे पास A, the collector cannot determine such limits, option B the collector can determine limits without considering land owners rights, option C the collector can determine limits considering land owners rights, option D the collector can only determine limits if the government intervenes. So right option is C, the collector can determine limits considering land owners rights. Further question, what does areas of land revenue refer to under the act? Options A, land revenue that has never been paid, option B land revenue that is currently due, option C land revenue paid in advance, option D land revenue which remains unpaid after the due date. The right option is D, land revenue which remains unpaid after the due date. Question number 5, what does assessment circle mean in the context of the act? Option है हमारे पास A, a group of randomly selected areas, option B, a group of states with a common set of rates for land revenue calculation, option C, a circle drawn around the around the assessed land, option D, a specific area chosen for government assessment purposes. So right option इनमें से चूज आपने करना है. Right option is B, a group of states with a common set of rates for land revenue calculations. So आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. आप हमारे ऑनलाइन कंप्लीट लर्निंग जो क्लास चल रही है उसमें हार्वर्ड एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.